क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर सोचते कैसे हैं? या गूगल मैप्स हमेशा सबसे छोटा रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? या फिर नेटफ्लिक्स को ये कैसे पता चलता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म पसंद आएगी? आप सोचेंगे कि इसका जवाब कोडिंग में है ना? लेकिन नहीं, इसका असली जवाब छिपा है मैथ्स में। आज हम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के आधार पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की गणितीय नींव यानी कि मैथमेटिकल फाउंडेशंस को गहराई से समझने वाले हैं। हम उन कोर कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके तोड़ेंगे जिन पर कंप्यूटर साइंस की पूरी दुनिया खड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से, यानी सेट से, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर हम उन ब्लॉक्स से मैथमेटिकल लॉजिक के वाक्य बनाना सीखेंगे जिससे कंप्यूटर डिसीजन लेते हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स की दुनिया में छलांग लगाएंगे जो ग्राफिक्स और फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आखिर में हम ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस के साथ जोड़कर देखेंगे, जहां हम सीखेंगे कि डेटा के समंदर से मतलब के मोती कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी यूनिट 1 सेट्स से। इसे आप कंप्यूटर साइंस की ABC या वर्णमाला समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिख सकें या बड़े बड़े डेटाबेस बना सकें, हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप और डिफाइन करने के इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा। तो आखिर ये सेट है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये यूनिक यानी अनोखी चीज़ों का एक कलेक्शन है। स्कूल वाला क्लासिक एग्जाम्पल तो आपको याद ही होगा, अंग्रेजी के वाउल्स का सेट AEIOU। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये कॉन्सेप्ट कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ज़रा सोचिए, एक वेबसाइट के सारे यूजर्स का सेट, या एक डेटाबेस में सभी यूनिक प्रोडक्ट्स का सेट, या फिर एक नेटवर्क पर अलाउड IP एड्रेसेस का एक सेट। यहां सबसे जरूरी शब्द है विशिष्ट या यूनिक। इसका मतलब है कि कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता, कोई डुप्लीकेट्स नहीं होते। ठीक है, तो सेट क्या है ये तो समझ आ गया। अब सेट्स की दुनिया में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जैसे सबसेट, जो एक सेट के अंदर का ही एक छोटा सेट होता है। फिर आते हैं समान सेट्स, जिनमें एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट वो बड़ा पूल है जिसमें से हम अपने सेट्स बना रहे हैं। और आखिर में परिमित और अनंत सेट के बीच का अंतर। क्या आप एलिमेंट्स को गिन सकते हैं या वे हमेशा के लिए चलते रहते हैं? अब आता है असली मजा, सेट्स के साथ ऑपरेशंस करना। दो सबसे बुनियादी हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स की हर चीज को एक बड़े सेट में मिला देना, और हां, डुप्लीकेट्स को हटा देना। मान लीजिए एक पार्टी है, तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? आपकी गेस्ट लिस्ट और आपके दोस्त की गेस्ट लिस्ट के सारे मेहमान। वहीं दूसरी तरफ इंटरसेक्शन सिर्फ उन चीजों को लेता है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। मतलब ये सिर्फ वो मेहमान होंगे जिन्हें आप दोनों ने इनवाइट किया है। सोचिए, ये डेटाबेस क्वेरीज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। और ये हमें एक सुपर पावरफुल टूल की तरफ ले जाता है जिसे डी मॉर्गन्स लॉस कहते हैं। ये नियम हमें दिखाते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, यानी एक सेट में जो नहीं है वो सब कुछ, के बीच के रिश्ते को कैसे फ्लिप किया जाए। ये कॉम्प्लेक्स लॉजिकल स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करने का एक शॉर्टकट है जो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस डिजाइन में इनक्रेडिबली रूप से उपयोगी है। पर सवाल ये है कि हम ये मान कैसे लें कि ये नियम सही है। देखिए, मैथ्स में हम चीजों को बस मान नहीं लेते, हम उन्हें प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम पहले डी मॉर्गन्स लॉ की सच्चाई को कैसे स्थापित कर सकते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम एक काल्पनिक एलिमेंट x से शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम मानते हैं कि x A यूनियन B के बाहर है, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट में है। अब लॉजिक को फॉलो कीजिए। स्टेप 2 हमें बताता है कि इसका मतलब है कि x A यूनियन B के अंदर नहीं हो सकता। तो स्टेप 3 का मतलब क्या हुआ? अगर वो यूनियन में नहीं है तो वो A में भी नहीं हो सकता और वो B में भी नहीं हो सकता। अब हम इसे पलट देते हैं। स्टेप 4 कहता है कि अगर वो A में नहीं है तो वो A' यानी A का कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, और यही बात B' के लिए भी सच है। और आखिर में स्टेप 5 हमें कंक्लूजन पर लाता है। x को A' और B' दोनों में होना चाहिए, जिसका मतलब है कि यह उनके इंटरसेक्शन में है, और इस तरह हमने ये साबित कर दिया। ठीक है, तो सेट से हमने चीजों को ग्रुप करना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 और 4 में हम मैथमेटिकल लॉजिक की दुनिया में कदम रखते हैं। अगर सेट्स हमारे नाउन्स यानी संज्ञा थे, तो लॉजिक हमारे वर्ब्स और कंजंक्शंस हैं। ये वो चीज है जो हमें उन सेट्स के बारे में स्टेटमेंट्स देने और रीजन करने की पावर देती है। यहीं पर हम कंप्यूटेशन के असली वाक्य बनाते हैं। लॉजिक की दुनिया में हर चीज की शुरुआत होती है प्रोपोजिशन से। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो या तो 100% सच है या 100% झूठ। कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये एक प्रोपोजिशन है।
सच है। गणित मजेदार है, ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, आपकी राय है। आपकी उम्र क्या है, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये एक सवाल है। कंप्यूटर इसी बाइनरी नेचर पर काम करते हैं, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। जब हम इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो उन्हें लिखने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। दो महत्वपूर्ण फॉर्म है, डीएनएफ और पीडीएनएफ। डीएनएफ या डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को आप एक फ्लेक्सिबल रेसिपी की तरह सोच सकते हैं, लेकिन पीडीएनएफ या प्रिंसिपल डीएनएफ वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बेकिंग रेसिपी जैसा है, जहां हर एक इंग्रेडिएंट को हर कदम पर लिस्ट करना ही पड़ता है। पीडीएनएफ ये पक्का करता है कि आपके लॉजिकल स्टेटमेंट में कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। चलिए, इस टेबल से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए। जो दूसरा हिस्सा है x.y, उसमें z वेरिएबल तो है ही नहीं। ये डीएनएफ के लिए तो चल जाएगा, पर पीडीएनएफ के लिए नहीं। पीडीएनएफ कहता है, नहीं भाई, मुझे सारे वेरिएबल्स चाहिए। जैसा कि आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर टर्म में हर एक वेरिएबल x, y और z मौजूद है, चाहे वो अपने नॉर्मल रूप में हो या कॉम्प्लीमेंट रूप में। ये सख्ती सर्किट डिजाइन जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। अब हम गियर बदलते हैं और उस लॉजिक को फिजिकल दुनिया में लागू करते हैं। यूनिट 8 और 9 हमें वेक्टर से मिलवाते हैं। अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम खेला है या 3D मॉडल देखा है तो आपने वेक्टर्स को काम करते हुए देखा है। ये स्पेस, मूवमेंट और फोर्स का गणित है। तो एक वेक्टर को क्या खास बनाता है? इसमें दो जरूरी जानकारी होती है, मैग्नीट्यूड यानी साइज और डायरेक्शन यानी दिशा। अगर मैं कहूं 500 मीटर चलो तो ये एक स्केलर है, अधूरा है ना? किस तरफ? लेकिन अगर मैं कहूं यहां से 500 मीटर उत्तर की तरफ चलो तो ये एक वेक्टर है। यह कंप्यूटर ग्राफिक्स, गेम इंजन और फिजिक्स सिमुलेशन के लिए फंडामेंटल है। दिशा और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने की ये पावर हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस करने की इजाजत देती है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके किसी शेप, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? और इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से एलिगेंट है। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जो एक पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको बस एक ऑपरेशन करना है जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। हम इसकी डीप मैथ्स में नहीं जाएंगे, पर असल में ये एक नया तीसरा वेक्टर बनाता है। और कमाल की बात यह है, उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड या लंबाई होती है, वही आपके पैरेललोग्राम का एग्जैक्ट एरिया होता है ना? कमाल का शॉर्टकट। तो हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स देखे, उनके बारे में लॉजिक बनाया, उन्हें स्पेस में मैप किया। अब यूनिट 10 के साथ हम इन सारे टूल्स को लेकर जा रहे हैं अनसर्टेनिटी और डेटा की दुनिया में। स्टैटिस्टिक्स, यह वो जगह है जहां हम बड़ी मात्रा में जानकारी से ज्ञान निकालने के लिए इन सभी गणितीय उपकरणों का उपयोग करना शुरू करते हैं। ये मॉडर्न डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की रीढ़ है। तो स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या? ये सिर्फ नंबर्स और ग्राफ से कहीं ज्यादा है। ये डेटा का विज्ञान है। ये हमें केओस में पैटर्न ढूंढने में मदद करता है। चाहे ये अनुमान लगाना हो कि कौन सी फिल्में हिट होंगी या ये पता लगाना कि ग्राहक आगे क्या खरीदेंगे, स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए टूल्स देती है। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में 3 कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी हैं। सबसे पहले है रैंडम वेरिएबल। ये एक ऐसी घटना का परिणाम है जिसे आप निश्चित रूप से नहीं जानते, जैसे पासा फेंकने पर क्या आएगा। फिर आती है प्रोबेबिलिटी, यानी किसी एक आउटकम का चांस, जैसे पासे पर 6 आने की 1/6 संभावना। और आखिर में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पूरी बिग पिक्चर है। ये एक नक्शा है जो हर पॉसिबल आउटकम और उसके होने का चांस दिखाता है। एक बार जब हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक समझ जाते हैं तो यूनिट 11 हमें अगला लॉजिकल स्टेप सिखाता है, एक्चुअल डेटा सेट्स का विश्लेषण करना। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसका मतलब कैसे निकालेंगे? आप उसकी खासियतों को जल्दी से समराइज कैसे करेंगे? इसका सबसे पहला स्टेप होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। डेटा को गिनने और सॉर्ट करने का एक शानदार तरीका है, ताकि ये देखा जा सके कि हर वैल्यू कितनी बार आ रही है। जैसे क्लास में 100 बच्चों के मार्क्स हैं तो कितने बच्चों को ए मिला, कितनों को बी। ये आपको डेटा की शेप का एक क्विक आइडिया दे देता है। अब किसी भी डेटा सेट को समझने के लिए हम 2 मेन चीजें देखते हैं, उसका सेंटर और उसका स्प्रेड। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जो हम मीन या एवरेज से पता करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें वेरिएबिलिटी भी देखनी होती है, यानी डेटा कितना फैला हुआ है।
क्या सारे डेटा पॉइंट्स एवरेज के आसपास हैं या दूर दूर तक बिखरे हुए हैं? इसे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से मापते हैं। अब तक हम एक बार में एक ही वेरिएबल देख रहे थे, जैसे परीक्षा के स्कोर। पर असली मजा तो तब आता है जब हम वेरिएबल्स के बीच रिश्ते ढूंढना शुरू करते हैं। यूनिट 12 में हम ठीक यही करते हैं। क्या पढ़ाई के घंटे और परीक्षा के स्कोर में कोई संबंध है? क्या विज्ञापन पर खर्च और बिक्री में कोई संबंध है? ये वो जगह है जहां डेटा साइंस असल में चमकता है। और ये हमें स्टैटिस्टिक्स के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक पर लाता है, लीनियर रिग्रेशन। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास डेटा पॉइंट्स का एक बिखरा हुआ बादल है और आपको उसके बीच से एक बेस्ट फिट सीधी लाइन खींचनी है। जैसे अगर आप आइसक्रीम की बिक्री और हर दिन के तापमान को प्लॉट करते हैं तो आपको एक ऊपर जाती हुई लाइन दिखेगी। लीनियर रिग्रेशन हमें उसी लाइन को गणितीय रूप से खोजने में मदद करता है। एक बार वो लाइन मिल गई तो हम प्रिडिक्शंस करना शुरू कर सकते हैं। तो हमने एक पूरी जर्नी तय की है, सेट्स के सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर रिग्रेशन की पावरफुल प्रेडिक्टिव एनालिसिस तक। हमने सीखा है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसके बारे में तर्क कैसे करें और उसमें छिपे संबंधों को कैसे उजागर करें। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आज की हर टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। तो अब अंतिम सवाल ये है, इस नॉलेज के साथ आप अपने आसपास की डेटा की दुनिया को देखने के लिए कौन से नए सवाल पूछना शुरू करेंगे?